ऐसा पहली बार हुआ। रेड के बीच पहुंची मुख्यमंत्री और सबूत छीन कर ले गईं। ऐसा पहली बार हुआ। बंगाल से दिल्ली तक टीएमसी ने मचा रखा है बवाल। दफ्तर से सड़क तक ममता ने खोल रखा है मोर्चा। ईडी की जांच के बीच दीदी का पलटवार। जितने हमले करोगे उतनी मजबूती से जीतेगा बंगाल। ममता और ज्यादा आक्रामक हो रही है या दीदी डर गई है? ममता जी क्या छुपा रही हैं आप? क्यों छुपा रही हैं आप? ऐसा क्या सीक्रेट था वहां पर? क्या दीदी फंस गई हैं? क्या ममता बनर्जी चुनाव ऐलान से ठीक पहले अपने आक्रामक तेवर की वजह से घिर गई हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 3 दिन से बंगाल की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। ईडी की छापेमारी का विरोध सड़क तक सीमित नहीं रहा, न्याय की दहलीज तक पहुंच चुका है। पहले हाई कोर्ट और अब ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। आरोप है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही जांच में बाधा डालकर ममता बनर्जी इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सत्ता की आड़ में जांच को चुनौती देना संवैधानिक मर्यादाओं के दायरे में आता है? आने वाला वक्त तय करेगा कि संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री ने जो किया है वो राजनीतिक रणनीति थी या संविधान की कसौटी पर एक गंभीर चूक। गुरुवार को रेड का खुला विरोध। शुक्रवार को सड़क पर ताकत का प्रदर्शन और शनिवार को छापेमारी को बंगाली अस्मिता से जोड़ने वाला कैंपेन सॉन्ग। तीन दिन 3 अलग रणनीतियां। दीदी हर हमले का जवाब देती हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या जवाब अब राजनीति का है या डर का? बंगाल से लेकर दिल्ली तक जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। क्या ममता बनर्जी दबाव में है और क्या यही वजह है कि जांच को अस्मिता की ढाल के पीछे छिपाने की कोशिश हो रही है? আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। ममता जी कह रही हैं कि हम जो दफ्तर में गए थे, आईपैक नाम है ना, वो हम चीफ मिनिस्टर के रूप में नहीं गए थे, टीएमसी के अध्यक्ष के रूप में गए थे। अब ये लॉजिक तो हमने आज तक सुना ही नहीं। और मुख्यमंत्री रहते हुए एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने की क्या मजबूरी थी? इस कड़कड़ाती सर्दी में बंगाल की सियासत नए साल की शुरुआत के साथ ही गर्म हो चुकी है। बंगाल को चुनाव में जाने में 100 दिन से भी कम का वक्त बचा है और नारों के शोर से पहले हंगामों का दौर शुरू हो गया। ममता बनर्जी का चुनावी प्रबंधन देखने वाली कंपनी आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर से निकलते वक्त की ये तस्वीर है। दीदी के हाथ में था हरे रंग का एक फोल्डर। उस फोल्डर में सिर्फ कागज नहीं थे, एक फाइल, एक लैपटॉप और एक हार्ड डिस्क भी साथ था। दूसरी तस्वीर पहली तस्वीर के सामने आने के आधे घंटे बाद की है।
8 जनवरी की ही तारीख थी। प्रतीक जैन के आईपैक वाले दफ्तर पर ईडी छापा मार रही थी। उसी वक्त आईपैक के दफ्तर से फाइलों का पुलिंदा गाड़ी में डाला जा रहा था। ये कार टीएमसी की बताई गई। देखते ही देखते ये दो तस्वीर विवाद की पूरी पिक्चर शुरू कर देती है। संवैधानिक पद पर बैठी मुख्यमंत्री पर सवाल उठाती है। बीजेपी उसी वक्त से इस मुद्दे पर मोर्चा खोले हुए है। सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक बीजेपी आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए है। ऐसा प्रदर्शन करते करते ममता बनर्जी चले जाए। एक तो रैंप पे चलना शुरू कर दिया, वो रैंप पे चलते चलते एकदम अंतर्जली यात्रा तक पहुंच जाएगा। और ममता बनर्जी का इस धरना का कोई भी असर आज पश्चिम बंगाल की जनता की मन में नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता जी को अपनाया था, उसको परखा, अभी उसको छोड़ने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या ममता ने कानून अपने हाथ में लिया? क्या ममता ने ईडी के अफसरों को धमकी दी? सरकारी एजेंसी को काम करने से रोका? क्या ममता ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया? क्या संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति को यह शोभा देता है? प्रतीक जैन के घर पे छापा ऐसे नहीं पड़ा था और ममता बनर्जी ऐसे चोरों को बचाने के लिए वो दौड़ रही है, फाइल लेके दौड़ रही है। 8 जनवरी से ये सवाल कोलकाता से दिल्ली तक पूछे जा रहे हैं। ममता बनर्जी इन्हीं सवालों के चक्रव्यूह में फंसी हुई है और पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। 9 जनवरी को कोलकाता हाई कोर्ट में जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही कोर्ट में काफी हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, जिसके चलते हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई टाल दी और 14 जनवरी को सुनवाई करने की बात कही। इस सब के बीच जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं ममता बनर्जी ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कोर्ट से मांग की कि बिना उनका पक्ष सुने इस मामले में कोई भी आदेश न दिया जाए। If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? अब कहानी में खेल समझिए। आखिर ईडी को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की नौबत क्यों आई? तो इसकी दो प्रमुख वजह राजनीतिक गलियारों में चर्चा में है। पहली तो ये कि हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता के समर्थकों ने जो माहौल बनाया, ईडी को वहां आगे भी हंगामे की आशंका लग रही है। दूसरी वजह ये कि सवालों के घेरे में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, ईडी ने पश्चिम बंगाल और कोलकाता के आला पुलिस अधिकारियों पर भी उंगली उठाई है। पुलिस पर सवाल की वजह समझिए। ईडी सूत्रों से गुरुवार को खुलासा हुआ कि ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल फोन भी ईडी अफसरों के हाथ नहीं लगने दिया, उसे भी कब्जे में लेकर साथ ले गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन का मोबाइल खुद ले लिया। ईडी ने ऐतराज किया तो राज्य के डीजीपी ने उसे धमकी दी। डीजीपी ने धमकाया कि रिकवरी दिखाई तो गिरफ्तार कर लेंगे। ईडी के 3 अफसरों को बड़ी संख्या में पुलिस ने घेर रखा था। जांच के दौरान मौके पर कोई स्वतंत्र चश्मदीद मौजूद नहीं था। सवाल सिर्फ ममता का नहीं है, सिर्फ ममता पर लगे आरोप का नहीं है। सवाल यह है, क्या ममता के इशारे पर बंगाल की पुलिस भी केंद्रीय एजेंसी के खिलाफ काम कर रही है, सिस्टम का मोहरा बनी हुई है? ममता बनर्जी जी का अभी तक का जो रिकॉर्ड रहा है, 2019 में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार जी के खिलाफ हो, फिर उसके बाद जो अस्पताल कांड हुआ उसमें अस्पताल के प्रबंधक को बचाने के लिए सीबीआई के खिलाफ वो मैदान में उतरी। यदि ईडी का आईपैक के दफ्तर में जो छापा पड़ा उसमें ममता बनर्जी नहीं उतरती तो आश्चर्य जरूर होता। तो ये ममता बनर्जी का ईडी के खिलाफ उतरना ये उनकी रणनीति है। बीजेपी पूछ रही है, अगर वो आपकी पार्टी का ऑफिस था तो वहां सरकारी दस्तावेज कैसे पहुंचे? अगर वो पार्टी ऑफिस ही था तो वहां राज्य के मुख्य सचिव आपके साथ क्यों मौजूद थे? भ्रष्टाचार की जांच में बाधा डालकर आप किन लोगों को बचाना चाहती थी? और सबसे बड़ा सवाल, उन फाइलों और लैपटॉप में ऐसा क्या था जिसे लेकर भागते हुए उन्हें अपने संवैधानिक पद का ख्याल भी नहीं रहा? हमारा स्पष्ट आरोप है कि ममता जी की पुलिस और ममता जी के गैर कानूनी, गैर संवैधानिक कार्यों में
खुलेआम मदद करने का एक वेपन बन गई है। ताजा विवाद में जिस आईपैक और प्रतीक जैन की भूमिका है, आखिर उस प्रतीक जैन के लिए ममता ने सीधे सीधे केंद्र से टकराव क्यों मोल लिया? ये टीएमसी का सबसे नया गाना जो चुनाव प्रचार में सुनाई देगा, असल में बंगाल की सभाओं में ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी जो बोलते हैं, सोशल मीडिया पर टीएमसी का जो आक्रामक कैंपेन चलता है और बंगाल की गलियों में माँ माटी मानुष की जो सियासी रणनीति बुनी जाती है, उस पूरी प्लानिंग के पीछे होती है आईपैक की सोच। विरोधी दलेर कण्ठरोध करबो, अरे तुम ईडी लगाओ। अभिषेक बनर्जी इन दिनों बंगाल की यात्रा पर निकले हैं। आईपैक की टीम उस यात्रा को मैनेज कर रही है और उसी आईपैक का चेहरा है प्रतीक जैन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के साथ इस तस्वीर में जो तीसरा चेहरा दिखाई दे रहा है, वही है प्रतीक जैन। यही वो नाम है जिसके हाथों से 2024 के चुनाव में टीएमसी की जीत की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। नारे क्या होंगे, संदेश कैसे जाएगा और जनता तक बात किस अंदाज में पहुंचेगी, यहीं से तय हुआ। ये तस्वीर उसी दौर की है जब सत्ता की भाषा, चुनावी गणित और सियासी नैरेटिव एक ही टेबल पर तैयार हो रहा था। और अब जब वही नाम ईडी की जांच से जुड़ा तो ममता ढाल बनकर खड़ी हो गई, बिना ये सोचे कि वो संवैधानिक पद पर बैठी है, कानून की राह में रोड़ा बनने जा रही है। और आइए अब इस पूरे बवाल की जड़ तक चलते हैं। कोयला चोरी और अवैध खनन को लेकर सीबीआई ने साल 2020 में जांच शुरू की। इसके बाद करोड़ों की हेराफेरी और मनी ट्रेल की जांच ईडी ने संभाली। इस घोटाले में जांच की आंच अभिषेक बनर्जी तक पहुंची और इसी दौरान जांच में ये बात सामने आई कि हवाला ऑपरेटर के जरिए करोड़ों रुपए आईपैक को ट्रांसफर किए गए, जिसके बाद ईडी ने दिल्ली से लेकर कोलकाता तक गुरुवार को 10 जगह पर छापेमारी की थी और ममता ने कानूनी कार्रवाई का रुख बदले की रणनीति की तरफ मोड़ दिया। इससे पहले भी सरकारी कामकाज का विरोध ममता बनर्जी करती रही हैं, लेकिन इस बार बाजी पलटती दिख रही है। केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ ममता बनर्जी पहले भी सड़क पर उतरकर विरोध कर चुकी हैं। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ये बवाल और बढ़ा है। ममता बनर्जी 2018 में ही प्रस्ताव ले आई थी कि सीबीआई राज्य की मंजूरी के बिना छापे नहीं मार सकती। 2019 में सीबीआई ने शारदा घोटाले में डीजीपी से पूछताछ की तो ममता आधी रात को कोलकाता में धरने पर बैठ गई थी। 2021 में ममता बीएसएफ से भी भिड़ी कि वो बिना इजाजत गांव में कैसे घुस सकती है और इस बार जब ईडी ने कोयला घोटाले के तार जोड़ने के लिए रेड मारी तो ममता खुद छापेमारी में रोड़ा अटकाने पहुंच गई। कभी नेताओं की गिरफ्तारी, कभी मंत्री पर शिकंजा, तो कभी भतीजे अभिषेक बनर्जी से कोयला तस्करी केस में पूछताछ। हर बार ममता केंद्रीय जांच एजेंसियों के खिलाफ ऐसे खड़ी हुई जैसे राजनीतिक विरोध कर रही हो। আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না। বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে। 3 साल पहले की ये तस्वीर है। पीजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव हुआ तो ममता बनर्जी 45 घंटे तक धरने पर बैठ गई थी। लेकिन वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। ममता बनर्जी की बेचैनी ऐसे ही नहीं बढ़ी है। बंगाल में बीजेपी की बढ़त टीएमसी की टेंशन को बढ़ाए हुए है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक पिछले 10 साल में बीजेपी का ग्राफ बढ़ा ही है। 2011 में 4% वोट पाने वाली बीजेपी 2021 में 38% वोट पाई, जो टीएमसी के 2011 के सरकार बनाने के 39% वोट से महज 1% कम है। 0 से 77 तक विधानसभा में बीजेपी का ग्राफ बढ़ गया। इसी तरह लोकसभा चुनाव में 17% से 39% वोट शेयर तक बीजेपी 10 साल में पहुंच गई। 2014 के टीएमसी के वोट शेयर से महज 1% कम। 2 सीट से 12 तक का सफर बीजेपी ने तय कर लिया। जिस तरीके का राजनीतिक ताकत ममता बनर्जी के पास है, जिस तरीके का जमीनी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के पास है, वो मेरे ख्याल से जो देश के बाकी राजनीतिक दल है, मैं साउथ की कुछ पार्टी को नहीं कहूँगा, जैसे
केरल में लेफ्ट है या तमिलनाडु में डीएमके है, बाकी जो हम दूसरे विपक्षी दल देखते हैं उनके पास ज़मीनी कार्यकर्ताओं के रूप में और हर जगह जो मौजूदगी है वो जितनी मजबूत ममता बनर्जी के पास है और जिस तरह की रणनीति वो लेकर के चलती है और खुद लीड करती है। ममता की एक और चिंता मुस्लिम वोट है, क्योंकि अगर बंगाल में बाबरी फैक्टर ने काम किया और टीएमसी के पूर्व नेता हुमायूं कबीर टीएमसी का मुस्लिम वोट काटने में कामयाब होते हैं और इस वजह से ध्रुवीकरण होता है तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। आंकड़े देखिए, CSDS लोक नीति का डाटा कहता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में 49% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, जबकि 37% ने टीएमसी को, 73% मुस्लिम टीएमसी के साथ गए। यानी मुस्लिम वोट तो ममता के साथ बना हुआ है, लेकिन अगर हिंदू वोट घटता है तो ममता के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। ये तो हम नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार की जो जांच है वो सिर्फ हवाबाजी है। कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे रहे हैं, भ्रष्टाचार रहा है। जो जांच एजेंसियां उसके कुछ आंकड़े उनके पास, कुछ तथ्य उनके पास, कुछ सबूत, तभी वो आगे बढ़ती हैं। चुनौती सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट की नहीं है, जातिगत आंकड़े भी ममता के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। 2016 से 2021 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी का सिर्फ मुस्लिम वोट बढ़ा है, 51% से बढ़कर 75% हुआ। बाकी सभी जातियों के वोट घटे हैं। सवर्ण से लेकर राजवंशी, दलित, आदिवासी, हर जाति के वोट 5 साल में घटे। वहीं बीजेपी ने उन जाति वर्ग में 5 साल में अपना वोट बढ़ाया। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी का डर, दूसरी तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों के रडार पर पार्टी और उसके नेता, और तीसरी तरफ घटता जनाधार। सवाल यह है, क्या ममता का अटैकिंग मोड रणनीति कम की ज्यादा है? देखिए, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सिर्फ एक ही घटना नहीं है, पिछली भी बहुत सारी घटनाएं हैं। नारदा शारद वाली हो गई, शिक्षा वाली हो गई, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी, ममता बनर्जी के मंत्री, ममता बनर्जी के बहुत सारे लोगों का नाम आ चुका है। तो ये आईपैक वाले मामले में भी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लोगों का की गर्दन फंसी हुई है और इसीलिए ममता बनर्जी परेशान है। पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने अपनी चोट को मुद्दा बनाया। नंदीग्राम में प्रचार करते वक्त ममता बनर्जी घायल हो गई थी। तब उन्होंने आरोप लगाया था कि धक्का दिया गया, वहीं विपक्ष ने इसे हादसा बताया था। इसके बाद ममता व्हील चेयर पर पूरे राज्य में प्रचार करती रही और उनका ये इमोशनल और सियासी प्रतीक बन गया। लेकिन चुनाव आते आते भ्रष्टाचार से लेकर रोजगार तक बीजेपी ने ममता को चौतरफा घेर लिया है। बंगाल आज इंडस्ट्रियल रूप से कंप्लीटली बर्बाद हो चुका है और ये आपके शासन में ही हुआ है। आधा अधूरा तो कम्युनिस्ट बेचारे कर कर गए थे, आपने तो पूरा ही समाप्त कर दिया। सिंडिकेट राज, तालेबाजी, शत्रुतापूर्ण माहौल, इसके कारण 2011 से 25 के बीच में 7,000 से ज्यादा कंपनियां बंगाल छोड़कर बंगाल के बाहर चली गई। जिस वक्त ममता बनर्जी को अपनी आक्रामक रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरना चाहिए था, उस वक्त वो अपनी पार्टी की फाइलें बचाती नजर आ रही है, जैसा कि वो दावा कर रही है। अब ये सिर्फ छापेमारी का मामला नहीं है, कुछ तो ऐसा है जो अभी सामने आना बाकी है। दाव बड़ा है। अगर ममता इस दबाव को फिर से सियासी हथियार में बदल पाती है तो जीत का चौका मुमकिन है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया तो यह आक्रामकता ममता को अपने ही बुने चक्रव्यूह में फंसा सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।